नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब भी हम भूगोल या ज्योग्राफी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां या फिर हरे भरे मैदान, राइट? लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इन पहाड़ों और नदियों के बीच रहने वाला इंसान अपनी दुनिया कैसे गढ़ता है? आज हम सिर्फ नक्शों और भौतिक परिदृश्यों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मानव भूगोल की इस बेहद दिलचस्प और डायनामिक दुनिया में गोता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर गौर करना होगा। सवाल ये है, क्या इंसान प्रकृति का गुलाम है या फिर उसका मालिक? सच कहूं तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये असल में हमारी पृथ्वी और इंसान के बीच हजारों सालों से चले आ रहे रिश्ते का पूरा निचोड़ है। आज की चर्चा के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि मानव भूगोल आखिर है क्या। फिर हम 3 अहम पड़ावों से गुजरेंगे: प्रकृति का दास यानी निश्चयवाद, प्रकृति का स्वामी यानी संभावनावाद, और रुको और जाओ यानी नवनिश्चयवाद। और आखिर में हम मानव भूगोल के उपक्षेत्रों पर नजर डालेंगे। तो आते हैं हमारे पहले भाग पर, मानव भूगोल क्या है। हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल हमारी पृथ्वी के पर्यावरण की बात करता है, लेकिन मानव भूगोल इस भौतिक पर्यावरण और इंसानों द्वारा बनाई गई सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। अब देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि भूगोलवेत्ता अक्सर पृथ्वी को समझाने के लिए इंसानी शरीर का उदाहरण देते हैं। आपने सुना होगा तूफान की आंख, नदी का मुख या फिर सड़कों और रेलवे को परिवहन की धमनियां कहना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये रूपक हमें साफ तौर पर दिखाता है कि इंसान और पृथ्वी आपस में कितनी गहराई से गुंथे हुए हैं। समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने इस रिश्ते को अपने अपने नजरिए से देखा है। जैसे कि फ्रेडरिक राट्जिल को ही ले लीजिए। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच के रिश्ते कैसे सिंथेसाइज होते हैं, यानी उनका संश्लेषण कैसे होता है। राट्जिल के इसी विचार को एलन सी सैंपल ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने इसमें थोड़ी और गतिशीलता जोड़ दी। उनका कहना था कि पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है, यानी अस्थिर है, और इंसान भी हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, यानी क्रियाशील है। तो जाहिर सी बात है, इनके बीच का रिश्ता भी लगातार बदलता रहेगा। इसके बाद एंट्री होती है पॉल विडाल डी ला ब्लाश की। उन्होंने इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने भौतिक नियमों और जीवित प्राणियों के बीच के अंतर संबंधों की एक बिल्कुल नई और व्यापक संकल्पना पेश की। और इस सब में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? तकनीक। जी हां, टेक्नोलॉजी ही वो जरिया है जो ये तय करती है कि इंसान अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। चाहे वो जंगलों से लकड़ी काटना हो, नदियों में नाव चलाना हो या फिर खेतों में खेती करना, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे हाथ में कौन सी तकनीक मौजूद है। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति का दास यानी निश्चयवाद। जरा इंसान के शुरुआती दौर के बारे में सोचिए। एक ऐसा वक्त जब हमारे पास कोई खास तकनीक नहीं थी और इंसान को पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ता था। इस कॉन्सेप्ट को मध्य भारत के अबूझमाड़ के जंगलों में रहने वाले बेंदा की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। बेंदा का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। दवा के लिए जड़ी बूटियां, खाने के लिए कंदमूल और खेती के लिए आदिम तरीके। वो प्रकृति माता की पूजा करता है और उसके गुस्से से डरता है। इसी स्थिति को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। मतलब एक ऐसा दौर जहां प्रकृति बॉस है और इंसान बस उसके आदेशों का पालन कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा तीसरा भाग है प्रकृति का स्वामी यानी संभावनावाद। जैसे जैसे इंसान ने विज्ञान को समझा, वायुगतिकी और जेनेटिक्स जैसी चीजों की खोज की, पासा पूरी तरह पलट गया। इंसान अब आवश्यकता की मजबूरी से बाहर निकलकर स्वतंत्रता की स्थिति में आ गया। इसके कॉन्ट्रास्ट में जरा ट्रॉन्डाइम शहर में रहने वाली कैरी की कहानी देखिए। बाहर जमा देने वाली सर्दियां और बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन कैरी वो एक विशाल कांच के गुंबद के नीचे 23 डिग्री सेल्सियस के एकदम आरामदायक तापमान में मजे से काम कर रही है। बाहर बर्फ है, लेकिन वो दुनिया भर से मंगाए गए ट्रॉपिकल फलों का स्वाद ले रही है और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ी है। इसे कहते हैं संभावनावाद, यानी उन्नत तकनीक के दम पर इंसान ने प्रकृति की रुकावटों को पार करना सीख लिया है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये 2 अलग अलग ध्रुवों के बीच की यात्रा है। एक तरफ है मानव का प्रकृतिकरण, जहां इंसान पूरी तरह से प्रकृति के रंग में रंगा हुआ था, और दूसरी तरफ है
प्रकृति का मानवीकरण, जहां इंसान ने अपनी बुद्धि और तकनीक का इस्तेमाल करके प्रकृति को ही अपने हिसाब से ढाल लिया है ना कमाल की बात। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, रुको और जाओ, यानी नवनिश्चयवाद। देखिए, ना तो पूरी तरह से प्रकृति का कंट्रोल सही है और ना ही इंसान का अंधाधुंध विकास। इसी बात को भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से पकड़ा और एक बीच का रास्ता निकाला। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी बात समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रैफिक लाइट का उदाहरण दिया। लाल बत्ती कहती है रुको, प्रकृति की भी अपनी एक सीमा है, उसे पहचानो और उसका सम्मान करो। पीली बत्ती का मतलब है तैयार रहो, यानी प्रकृति के इशारों को समझो। और हरी बत्ती कहती है आगे बढ़ो, लेकिन पूरी सावधानी और सस्टेनेबल तरीके से। इसी बीच के रास्ते को नवनिश्चयवाद कहते हैं, जहां विकास तो होता है लेकिन प्रकृति द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर। लेकिन क्या होगा अगर हम इस लाल बत्ती को अनदेखा कर दें? नतीजे हमारे सामने हैं। बेतहाशा बढ़ता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सिक्किम में हिमनद झीलों का अचानक फटना, या फिर उत्तराखंड में बाढ़ और सुरंग ढहने जैसी खौफनाक घटनाएं। ये सब समकालीन संकट हमें साफ साफ बता रहे हैं कि जब भी हम विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति की चेतावनी वाली रेड लाइट को पार करेंगे तो खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। अब हम अपने आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं, मानव भूगोल के उपक्षेत्र। इंसान और पृथ्वी का ये रिश्ता इतना गहरा और पेचीदा है कि इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसे अलग अलग विशेष क्षेत्रों में बांटना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि कैसे बड़े बड़े सामाजिक विज्ञान मानव भूगोल की अलग अलग शाखाओं की नींव रखते हैं। जैसे डेमोग्राफी से जनसंख्या भूगोल बनता है, अर्थशास्त्र हमें आर्थिक भूगोल की तरफ ले जाता है, और नगर नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग से आवास भूगोल का जन्म होता है। ये सब असल में इंसानी जीवन को भौगोलिक नजरिए से देखने के अलग अलग लेंस हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या आज का हमारा आधुनिक समाज विकास के नशे में प्रकृति के रेड सिग्नल को पार कर रहा है? जरा सोचिएगा। आज हमने जो थियरीज डिस्कस की वो सिर्फ पुरानी किताबों के पन्ने नहीं हैं, ये सीधे तौर पर हमारे और हमारे इस ग्रह के भविष्य से जुड़े हैं। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।